ये ज़रूरी था कि लोगों को वहाँ पहुँच जाए अपने घर और उनको सुकून हो जाए। पहला वो ज़रूरी था, ना कि पहले अपना नाम करना ज़रूरी था। तो मैं यही मैसेज और एक मैसेज देना चाहूँगा कि लोग अगर जिस लायक है, जो पैसा है जिनके पास, तो वो दिल रखो, दिमाग नहीं रखो। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में हम चर्चा करेंगे आज परवेज लाकड़वाला से। परवेज लाकड़वाला ऐसी शख्सियत हैं जो कि बांद्रा में रहते हैं, बांद्रा में ऑफिस है उनका, डेवलपमेंट का काम करते हैं, बिल्डर हैं, हमेशा लोगों के काम आते हैं, लोगों को मदद करते नजर आते हैं। आज उनके जीवन के उतार चढ़ाव की बातें करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे इस खास मुलाकात में। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, कई उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और आज मुंबई जैसे शहर में आप कार्यरत हैं, ऑफिस है, डेवलपमेंट का काम करते हैं, कई बिल्डिंगें आपके माध्यम से मुंबई जैसे शहर में बनाई गई हैं। कहाँ से आपके जीवन की शुरुआत हुई, पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं स्कूल में थे, हम सेंट जोसेफ स्कूल में थे, जो कि उमर खाड़ी पे की डोगरी कहते हैं स्कूल, उमर खाड़ी में। हम रहते थे मोहम्मद अली रोड पे पहले। हमारा तकरीबन 250 फुट का रूम था, जिसमें हमारी माँ, हमारे बाप, मेरे बाप, पिताजी मतलब वालिद साहब और फिर 3 भाई थे हम लोग, एक बहन थी। उसी रूम में हमारा सब कुछ था, मतलब किचन वगैरह, टॉयलेट बार हुआ करती थी वो, इस तरह से वहाँ से शुरू हुआ। फिर वो जो स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल का है, और उस टाइम पे काफ़ी मतलब एक गरीबी का दिन थे, मतलब एक वो थे। तो जैसा मैंने अपनी लाइफ, हम जो स्कूल वगैरह जाते थे, तो स्कूल के अंदर हम लोग का पहले EBC करके हुआ करता था, कि जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को जो है वो फीस दी जाती है। वो फीस हम लेके पूरी पढ़ाई की हुई है। मैंने लॉ किया, लॉ ग्रेजुएट हूँ, और ग्रेजुएशन तक, 12th तक तो मैंने वहाँ से जो है गवर्नमेंट की जो फीस थी, फ्री की फीस ही ये, वो उससे हम पढ़े। और बुक्स वगैरह भी जो है वहाँ के NGO हुआ करते थे, जैसे कि अलाइड वुमेन एसोसिएशन है या ये है, वहाँ पर हम वहाँ से लाइन लगाते थे, बुक्स लेते थे, हमारी टेक्स्ट बुक्स है, ये जो पढ़ती थी लाइन लगे थे। तो उसी तरह से, इस तरह से हमने हमारी पढ़ाई कंप्लीट की। मैंने, मेरे भाइयों ने, मेरी फैमिली से इस तरह से शुरू किया। छोटे से घर में आपने अपना बचपन गुजारा है। आपने जैसे कि कहा कि शौचालय भी बाहर हुआ करता था और आपको बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद आज मुंबई जैसे शहर में आप बिल्डर बने हैं, कई बिल्डिंगें आपने बनाई हैं और हजारों परिवार को आपने उनके सपनों का घर दिया है। कैसा लगता है, क्या महसूस होता है आज इस मुकाम पर आज आप हैं? ये देखिए क्या है, मतलब ये तो सब अल्लाह की मर्जी है, और एक अल्लाह पाक जैसा, मतलब जो जब बंदा जो पैदा होता है, जब दुनिया में आता है, तो उसकी तकदीर तो लेके आता है, वो लिखा हुआ रहता है। तो ये एक उतार चढ़ाव तो काफ़ी थे, बहुत ये लंबी है कहानी, मतलब स्ट्रगल्स के दिन, और उसके बाद जो है स्कूल कंप्लीट करने के बाद, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, फिर करियर बनाने के बाद भी बहुत सारे फ्लॉप्स हुए, ये हुए। लेकिन ये सब चीज़ें जो है, ये मैं ये चीज़ मानता हूँ कि भाई आपकी नीयत और आपका भरोसा अल्लाह के ऊपर है। एक तो नीयत आपके साथ रहना चाहिए, दूसरा आपका भरोसा अल्लाह के ऊपर है, आपकी तस्वीर पे, और आपके अखलाक सही है, आपके व्यवहार सही है, जो भी है, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जैसा बोलते हैं कि दुआएं जो लेता है, दुआएं तकदीर को बदल सकती है सिर्फ, और कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मेरे को ये कंस्ट्रक्शन का ABCD नहीं पता था, ना मैं इंजीनियरिंग से हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ बॉम्बे में, पूरी बॉम्बे के अंदर 23 से 24 बिल्डिंग बनाया हमने, बड़े बड़े काम किए, मतलब अल्लाह ने करवाया। हम क्या किया, हमने हमारी औकात नहीं, अल्लाह ने करवाया सब काम। और ये ऑटोमेटिक जैसा सिखा दिए, मतलब इस चीज़ में फील्ड में आए तो उसमें सिखा दिए, अल्लाह पाक ने सिखा दिया कि भाई ये होता है, ये कॉलम होता है, बीम होता है, स्लैब होता है, ये सब चीज़ें सीख के आज हम इस मुकाम पे है कि भाई आज
लग रहा है, लेकिन आज भी हम ये सोच रहे हैं कि हम अभी भी फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कई उतार चढ़ाव आते हैं इंडस्ट्री में। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में काफ़ी उतार चढ़ाव, डाउनफॉल है, कभी मार्केट गिर जाती है, कभी ऊपर आती है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों एहसान है अल्लाह के, कि जो कुछ भी दिया है उन्होंने, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो खास मुलाकात में आज हम चर्चा कर रहे हैं परवेज लाकड़वाला से। बता दें कि परवेज लाकड़वाला हमेशा गरीबों के काम आते हैं, ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फीस नहीं भर पाते हैं जिनके माँ बाप, उन बच्चों को फीस भरने के लिए हजारों बच्चों को मदद करते नजर आते हैं हर साल। आपकी जीवन की शुरुआत एक छोटे से झोपड़े से हुई और आज आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। मुंबई जैसे शहर में कई लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं अरे काम नहीं मिल रहा है, क्या करें, हिम्मतें हार जाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने जैसे बता चुका कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, पहली बात तो वो काम में आपको शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। कुछ भी करते हैं, जैसा मैंने मेरी लाइफ में मैंने दूध का पाउडर भी सप्लाई किया होटलों में, मैंने इंश्योरेंस करवाया हूँ लोगों का, मैंने हाजी पाँव की छोटी होटल भी खोला हूँ, पढ़ लिख के, लॉ ग्रेजुएट होके भी, और वो आदमी नहीं मिलते थे मेरा रोड में, मेरे को अभी भी याद है कि लेबर नहीं मिलते थे, चले जाते थे। मेरा रोड का वो टाइम में 1988-79 के अंदर जंगल हुआ करता था मेरा रोड, वहाँ हमने एक छोटी सी होटल डाली थी, तो वहाँ आदमी नहीं मिलते थे, तो मैं खुद वो भाजी भी बनाया हूँ, भाजी पाव का भाजी भी बनाया हूँ, जूस बनाया हूँ हाथ से। तो मेरा ये है कि अगर इंसान चाहे तो वो खुद भी कर सकता है। जैसा एक कहावत है कि भाई अल्लाह बंदों से खुद पूछता है कि तेरी रजा क्या है, तो अपने आप को पहले ये हंसाओ, अपने आप को बताओ कि हमारी कोई शर्म नहीं है और हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो अल्लाह उसमें बरकत देता ही देता है। और मैं जैसा बताया कि नीयत साफ है, आपकी व्यवहार साफ है, और आप दुआएं लेते हो, स्पेशली माँ बाप की दुआएं लेते हो, लोगों की दुआएं लेते हो, तो यही है कि आपकी तकदीर में अगर नहीं भी लिखा था, मेरे तकदीर में नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा था कि बिल्डर नहीं बनूंगा मैं या स्ट्रगल लेगा, तो किसी की दुआएं काम आ गई जिसकी वजह से मेरी तकदीर चेंज हो गई और मैं यहाँ से इस तरह बिल्डर बन के यहाँ बैठा हूँ, मतलब इतनी बिल्डिंग बना। तो कुछ तो ऐसा है, मतलब अल्लाह का बहुत बड़ा हिसाब है। हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। परवेज लाकड़वाला से चर्चा कर रहे हैं हम। कई संघर्ष किए हैं परवेज लाकड़वाला ने यहाँ तक पहुँचते। हालांकि आज बिल्डर हैं, मुंबई शहर में कई इमारतें बना चुके हैं, हजारों लोगों को सपनों का घर दे चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले दिनों 4-5 महीने का लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में भी आप बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों को मदद करते हुए नजर आए थे, इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं ये समझता हूँ कि जो भी मैंने किया या जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसा एजुकेशन के लिए, पहला यही है, मेरा एक NGO आई फाउंडेशन जिसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ है, हमारा सेल्फ फंडेड है, हम किसी से मदद या फंड नहीं लेते, इसके अंदर खुद का फंड लेता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बरकत है, वो फंड में बहुत बरकत है, कुदरती बरकत है कि करते जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब रहता ही है, मतलब कोई खाली हाथ नहीं गया यहाँ से, हमारे यहाँ से कहीं से भी कोई भी संस्था आती है, ये आती तो मदद होती है। तो पहला तो ये था कि हम जिस तरह से पढ़े, EBC लेके लगे, तो एजुकेशन मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी है। मैं तो लोगों को यही संदेश दूँगा, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर दलित या जो है लोग, वो पीछे जो रह गई कम्युनिटी, वो सिर्फ एजुकेशन नहीं होने की वजह से रह गई है। उनको एजुकेशन कराओ और उस एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हम है बैठे हैं, और बहुत सारी संस्थाएं जो है ना एजुकेशन के लिए चाहती है कि एजुकेशन करें, इवन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं स्कीम क्या है गवर्नमेंट, लेकिन वो पता करे, और एजुकेशन मस्ट है। अगर एजुकेशन एक फैमिली में एक भी बंदा अगर एजुकेट हो गया तो पूरी फैमिली को लेके चल सकता है, ये मेरा मानना है। मतलब तो पढ़ाई अहम है, परवेज लाकड़वाला का ऐसा कहना है। बच्चों के लिए अगर पैसों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो कई संस्थाएं हैं, परवेज लाकड़वाला
की भी संस्था है जो कि संस्था के माध्यम से ऐसे बच्चों के लिए मदद करते हैं जो फीस भर नहीं पाते हैं, पेरेंट्स जिनके सही काम पर नहीं हैं या पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं कई परिवार, तो परवेज लाकड़वाला से संपर्क साध सकते हैं। संस्था के माध्यम से उन्हें जरूर ऐसे लोगों को सहयोग मिलेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जो लोग शहर से अपने गांव के लिए रवाना हो रहे थे, लॉकडाउन चल रहा था, बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे, ऐसे में आपने लोगों को गाड़ियां कर करके दी और पैसे भी आपने दिए हैं लोगों को, किस तरह इतना बड़ा अहम काम आपने किया? जी देखिए, पहले तो मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने जो भी किया, मतलब मेरा मानना ये है कि जो भी मुझे मिला है एजुकेशन बचपन में या कोई भी चीज़ मुझे मिला यहाँ तक पहुँचने में, उसमें सोसाइटी का, लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि यहाँ तक मैं पहुँचा। तो मेरा ये फ़र्ज़ हो जाता है कि भाई मुझे इस सोसाइटी को वापस देना है, इन लोगों को वापस देना है जो मेरे को मिला है सोसाइटी से मिला। तो मैं सबको कहूँगा कि जो जिसकी जितनी हैसियत है, जिसको भी सोसाइटी से ये मिला है, लोगों से मिली है, वो अगर आप उस लायक हो जाते, बन जाते, तो आप पहला आप सोसाइटी को रिटर्न करें। तो मैंने जो भी किया वो सोसाइटी को रिटर्न किया, और उसमें ये अचानक सा एक मतलब ये पेंडेमिक वगैरह, ये लॉकडाउन वगैरह आ गया, एक मतलब ये टेस्टिंग टाइम था, एग्ज़ाम्स था अल्लाह की तरफ से कि भाई ये है किस तरह से। तो कई लोगों ने अलग अलग काम किए, मैंने भी जितना मेरे से हो सका, जैसा कि भाई मतलब कई ऐसे लोग हैं जो मतलब किसी को जो बोल नहीं सकते थे, मिडिल क्लास लोग हैं जो जिसके हम सामने मांग नहीं सकते, एकदम नीचे के तबके के लोग हैं मांग के भी खा सकते थे, लेकिन मिडिल क्लास थे। तो वहाँ चेक कर करके हर जगह पे सनमुंडा, कौसा, विक्रोली, कलवा, जोगेश्वरी ईस्ट, गुरंगा ईस्ट, ये काफ़ी एरिया में मतलब जहाँ जहाँ हो सका, जितना हो सका इंक्वायरी कर करके लोगों ने भी जो जिसके थ्रू से हमने की मदद पहुँचाई, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया। मतलब मैंने माली मदद किया, जिस्मानी मदद भी किया, लेकिन लोगों ने जानी मदद भी की है, वो भी बहुत बड़ा सत्कार है, मतलब बहुत बड़ा सत्कार है मेरा नज़र में। तो ये सब किया, और जो लोग वो टाइम में फंसे हुए थे, मतलब यहाँ जो लोग फंसे हुए थे और ऐसे माहौल था, क़यामत का मंजर था, तो उनके घर से फ़ोन आ रहे, मतलब उनके घर से फ़ोन आ रहे गांव से कि आप आ जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ आ जाओ, हम एक दूसरे को मिल सकेंगे, देख सकें। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग जो है ना कांटेक्ट कर रहे थे, और गवर्नमेंट वो उस वक्त है ना, उन्होंने पर्सनल किसी को मिलने का अलाउड नहीं था, एकदम लॉकडाउन था और कोई निकल नहीं रहा था। उस वक्त जो है गवर्नमेंट उन्होंने बोला कि भाई आप ऑनलाइन पे ये है, उस पर आपको गांव जाना है तो आपको परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे यहाँ इतनी 100% लिटरेसी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कि भाई वो ऑनलाइन कर सकें। तो ये कितने लोगों को तो एप्लीकेशन भरना नहीं आता था, जो भरते भी थे तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं होता था, ना वो जा सकते थे। तो वो अलग ही माहौल हो गया था कि लोग को इनको ऐसा लगा कि भाई हम मर जाएंगे हमारे घर वाले। तो उस वक्त जो हो सका, जैसा हमने गाड़ियाँ कराई, टैक्सी कराई, प्राइवेट बस, और जो प्राइवेट वो लोग जा रहे थे पर्सनली प्राइवेट कराने के लिए बस या टैक्सी, तो उनमें एक लोगों को 15,000 20,000 रुपया एक सीट का बिहार जाना है, यहाँ जाना है एक सीट का, और एक बस में भर के लेके जा रहे थे, कोई डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा। तो हमने डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने टैक्सी, बसेस थे, मिनी बसेस थे, ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन मिला हमने उनको नक्की किया लोगों से, और वो पैसे हमने उनको दिए कि भाई उनको अपने घर तक पहुँचा। तो उसमें और खाने की सुविधा है रास्ते में, जो भी है कि हमको पता था कि पूरे रास्ते में उनको कुछ मिलना है, उनको पानी की बॉटल से खाना है, रास्ते में 2-2 दिन का रास्ता होता है, 2-2 दिन का उनको प्रोविज़न करके देते थे कि रास्ते में आपको कहीं रुकना नहीं है। और परमिशन भी हमने काफ़ी जो है उनको जॉइंट कमिश्नर और ये मुंबई में पुलिस वगैरह जो है उन्होंने काफ़ी मदद की, बहुत मदद की, परमिशन काफ़ी इशू की। फिर जहाँ के थे, राजस्थान के थे, बिहार के थे, वहाँ से भी कलेक्टर उन्होंने भी परमिशन काफ़ी इशू की, और कई गाड़ी वहाँ से भी मंगाया हमने कि वहाँ से यहाँ से लेके वापस चला जाए। तो जितने लोग जा गए वो जा सके गए, चले गए। और उस वक्त क्या था कि भाई उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो
और उनके मतलब लेट कर रहे थे कि पहले उनका पब्लिसिटी हो गए, पहले उनका नाम हो गए, जैसे वही कि हमारा नाम पहले आना चाहिए, हमारा ये आना चाहिए। जैसे मैं सुन कहीं पे उसमें देख रहा था, चैनल पे या इसमें देख रहा था, तो उन्हें अमिताभ बच्चन जी जुड़े हुए हैं, सोनू सूद जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम इतना हम लोग लेट कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि भाई वो पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी। पब्लिसिटी मिलने के बाद उन्होंने मुहैया करा। उसके बीच में हम जैसे लोग थे जो NGOs या ये जो काम करते हैं, उन्होंने पहले कर दिए, क्योंकि उस वक्त ये ज़रूरी था कि लोगों को वहाँ पहुँच जाए अपने घर और उनको सुकून हो जाए। पहला वो ज़रूरी था, ना कि पहले अपना नाम करना ज़रूरी था। तो मैं यही मैसेज और एक मैसेज देना चाहूँगा कि लोग अगर जिस लायक है, जो पैसा है जिनके पास, तो वो दिल रखो, दिमाग नहीं रखो। ये मदद करने में तुम्हारा दिमाग यूज़ मत करो, दिल यूज़ करो। पब्लिसिटी के लिए पहले नहीं रुको। अल्लाह इज्जत देने वाला है। आप जो भी काम करोगे कहीं ना कहीं से आपको इज्जत तो मिलेगी। तो इसके लिए किसी को मतलब लेट मत करो, पहले आप मुहैया कराओ, आप हेल्प मुहैया कराओ तो चले जाओ। तो इस तरह से हमने काम किए, जिस जो हो सके ये है कि भाई इस तरह से हम करें। तो हमसे चर्चा कर रहे हैं परवेज लाकड़वाला जी। भली भांति जानते हैं कि गरीब परिवार में किन मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि गरीबी की रेखा से आज वो भी मुंबई जैसे शहर में डेवलपर बने हैं, बिल्डर बने हैं। कई इमारतें उन्होंने मुंबई शहर में बनाई हैं। तो परवेज लाकड़वाला जिससे हम चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं किस तरह लोगों के वो काम आते हैं, लोगों को मदद करते हैं, नजर आते हैं। इसी के चलते उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल जी ने। सर क्या कहना चाहेंगे, आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या अवार्ड था और कौन कौन लोग मौजूद थे अवार्ड देने के समय? ये 7 तारीख को एक अवार्ड फंक्शन रखे थे गवर्नमेंट हाउस में, राजभवन में। और वहाँ जो लोग सिर्फ जो एक्चुअल काम किए हैं कोविड के लिए, जैसे उसमें इस्कॉन टेम्पल के जो प्रीस्ट हेड प्रीस्ट है वो भी थे, सुनील शेट्टी जी थे जो फिल्म इंडस्ट्री से है, सोनू निगम जी थे जो खास करके ये अवार्ड के लिए दुबई से बुलाए गए। सोनू निगम जी दुबई से है। फिर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर भारती लवेकर जी है जो MLA है अपने दिल्ली के, वहाँ के उनके भांजे जो है कॉर्पोरेटर है, वो इन्होंने बहुत सारा काम किया जो कि नज़र में आने के लिए नहीं किया। मतलब लोगों की नज़र में नहीं आया था। सुनील शेट्टी जी ये नज़र में नहीं आए थे। इनको सेलेक्ट किए थे गवर्नमेंट ने लीज बनाई थी उनकी, और उसमें से जूरी थी, जूरी ने सेलेक्ट किए थे इसमें से ज़्यादा वो, और वो अवार्ड से मुझे और मेरी वाइफ को सम्मानित किया गया। लेकिन मेरा यही है कि अवार्ड के बारे में कि मैं अवार्ड को मैं एज अ प्राइड नहीं ले रहा। मतलब ये मेरे लिए प्राइड नहीं है कि मुझे अवार्ड मिला। मैं वहाँ भी उनको बोला, गवर्नर साहब को भी बोला कि ये मेरे लिए प्राइड नहीं है, ये मेरे लिए टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है और इंकरेजमेंट है, यानी शाबाशी इंकरेजमेंट है। इसको मैं प्राइड नहीं कि मुझे बहुत अवार्ड मिला, भारत रत्न ये और मैं बहुत ये मेरे लिए एक अप्रिशिएशन है और आगे काम करने के लिए इंकरेजमेंट है। और ये जो भी है, मैं जैसा बताया पहले कि भाई लोग जो काम करते थे कोविड में, ये मैं काफ़ी देखा कि भाई वो अपनी पब्लिसिटी करवाते थे पहले ये वो, फिर उसके बाद काम करते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर पब्लिसिटी नहीं भी करवाओगे या कहीं आप काम करोगे तो उस काम को कोई ना कोई तो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है उस काम को। तो वो आपको अगर इज्जत देना है तो वो कहीं से भी आपको इज्जत देगा, जो कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलना है कि क्या है। मतलब अचानक से मतलब इन्विटेशन आया कि आपको सेलेक्ट किया गया है और आपको मतलब आना है 7 तारीख को उधर, आपकी वाइफ को आना है। और कोविड में ये कर रहे ताकि लोग बहुत कम क्राउड था, 25-30 लोगों का क्राउड का डिस्टेंसिंग था। गवर्नर साहब खुद आए थे, उनके MP सांसद आए थे, मिनिस्टर थे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स थे, रामदास अठावले जी थे, तो अब वो आ नहीं सके क्योंकि उनको कोविड हुआ था। तो ऐसे कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो अलग अलग फील्ड की थी, जो मतलब जो काम कर रहे, और इसमें काफ़ी लोग जो काम किए थे जो अनजान थे,
तो उस मतलब अल्लाह की तरफ से या उनकी ऊपर वाले की तरफ से उनको एक इज्जत बख्शाएगी जो उनको भी नहीं पता था कि ये मिलने वाला उनको। तो ये एक हमारे लिए इंकरेजमेंट है। और आपको मैं ये मैसेज दूँगा कि आप जो भी करते हो आप उसके लिए मत रुको, एक्सपेक्टेशन के लिए मत रुको कि आपको कुछ ना कुछ इसका मिलेगा या कई लोग आपको ये लोग कर देंगे यही करेंगे। आपको वो कुदरती होता है, वो आ जाता है आपको, तो उसका इनाम आपको कुदरती मिल जाता है। तो ये कुदरती एक इनाम में इंकरेजमेंट मिलता है, इसको प्राइड नहीं है, प्राइड नहीं है। तो परवेज लाकड़वाला जी से हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन में बड़ी अहम भूमिका मुंबई शहर में निभाई थी परवेज लाकड़वाला जी ने, जिसके चलते महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारत रत्न से सम्मानित किया था कई नेताओं की मौजूदगी में। बता दें कि लगातार कोरोना लॉकडाउन में सोनू सूद जो सोशल मीडिया पर नजर आ रहे थे, फिल्मी स्टार रोम की भी मौजूदगी थी वहां पर, सुनील शेट्टी जी भी मौजूद थे। ऐसे में परवेज लाकड़वाला को सम्मानित करना महाराष्ट्र के राज्यपाल से ये बड़ी अहम बात है। बता दें कि हालांकि परवेज लाकड़वाला सोशल मीडिया और न्यूज में नजर नहीं आए, लेकिन उनकी भूमिका मुंबई शहर में जरूरतमंदों के लिए लॉकडाउन में बड़ी अहम रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। सर कैसा लगा जब इतना बड़ा सम्मान और बड़े बड़े नेता और फिल्मी सितारों के सामने आपको दिया गया? मतलब ये एक सम्मान तो हमें तो बहुत इंकरेजमेंट मिला, बहुत ही खुशी होती है कि चलो ठीक है, मतलब हमने मतलब एक हमको खुद को एहसास, ये एक अवार्ड था, एहसास दिलाया हमको खुद को कि आपने कुछ तो अच्छा काम किए और आगे आपको ये काम करेंगे तो उसको आपको इसकी आपकी इज्जत अफजाई हुई, मतलब ये कुदरती होगा। तो ये है काम, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, मतलब ये आपको तो ये कंटिन्यू करना है टिल द लास्ट ब्रेथ, मतलब जब तक आखिरी सांस है जब तक आपको ये करना, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। और ये जो है आपको, मेरे को, हमको प्राइड ये फील हो रहा है मुझे और मेरी वाइफ को स्पेशली कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने हमें अवार्ड दिया, वो बात अलग है, लेकिन अल्लाह ने हमें सेलेक्ट किया है। उनका अल्लाह खुद तो आगे ज़मीन पे आके मदद नहीं करते, लेकिन उनको बंदे चाहिए जो ज़रिया बनाते हैं, तो हमको उन्होंने ज़रिया बनाया लोगों को मदद करने का। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं, इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं कि हमको अल्लाह ने। तो ये थे हमारे साथ में परवेज लाकड़वाला जी, जो कि कोरोना लॉकडाउन में लोगों की मदद करते नजर आए, लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज़ पर नजर नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किए गए, इसीलिए आज मीडिया पर नजर आ रहे हैं परवेज लाकड़वाला जी। उन्हीं से चर्चा चल रही थी। परवेज लाकड़वाला की अगर बात करें तो लॉकडाउन से पहले भी कई अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं परवेज लाकड़वाला। कहीं स्कूल के बच्चों की फीस भरते हुए नजर आते हैं, तो कहीं जरूरतमंदों को मदद करते आते हैं। कोरोना लॉकडाउन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा नजर आते रहते हैं। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर किसी शख्सियत के साथ किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।